हे गाइस एंड वेलकम टू अवर चैनल। आई एम सुमन सुधार। और हमारी जो नीट 2022 के लिए एनसीईआरटी बेस्ड 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ जो हमने आपके लिए लेकर के आनी थी, उस सीरीज़ का 5वां वीडियो ये है। और ये वीडियो जो है क्लास 12 के चैप्टर 5 के ऊपर बेस्ड है। इसमें 5th चैप्टर जो है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, उसके क्वेश्चंस रहेंगे। अगर हमारी क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो ये आपको स्टडी स्किल सक्सेस चैनल जो है टेलीग्राम का, उसके ऊपर अवेलेबल हो सकती है। हमारे यूट्यूब के हमारे चैनल पे बहुत से बच्चों ने ये कमेंट किया था कि हिंदी मीडियम के अंदर भी क्वेश्चंस लेकर के आए जाएं। हम लोगों ने पूरी ट्राई की है कि हिंदी में भी क्वेश्चंस हम दें आपको। बट अगर कोई हिंदी की टाइपिंग में अगर कोई मिस्टेक हो तो प्लीज़ आप लोग इंग्लिश टाइपिंग को ही रेफ़र कीजिएगा। वैसे भी जब आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, आई होप कि आप सब मेडिकल कॉलेज में जाएं जो भी इस चैनल को सुन रहे हैं। माई विशेज़ आर विद यू ऑल गाइज। तो आपको और बुक्स जो मिलेंगी वो आपको इंग्लिश मीडियम में ही मिलेंगी। सो बी हैबिचुअल विद इट। धीरे धीरे आपको इसकी हैबिट लग जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 121 है कि मैंडल सेलेक्टेड पी एज मटेरियल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स। मैंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए मटर को चूज़ किया था। क्यों? इट इज़ एन एनुअल प्लांट एंड कंपैरेटिवली शॉर्ट लाइफ साइकिल। ठीक है, एनुअल प्लांट है यानी कि एक सीज़न के अंदर इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है। एक सीज़न 4 से 5 महीने का आपका मैक्सिमम रहता है, इससे ज़्यादा नहीं रहता। सही है ये ऑप्शन। ठीक है, फ्लावर्स आर सेल्फ पॉलिनेटेड। नेचुरली मटर जो होता है वो सेल्फ पॉलिनेशन करता है, स्वपरागण करता है। लेकिन हम चाहें तो इसमें आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेशन या परपरागण भी करवा सकते हैं। नंबर ऑफ सीड्स इज़ क्वाइट लार्ज। जो जितने बीज बन रहे हैं वो काफ़ी बड़ी संख्या में बन रहे हैं। तो तीनों सही है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ फैक्टर इन मेंडेलियन क्रॉसेस आर कॉल्ड। ठीक है, जो मेंडेलियन के क्रॉस के अंदर विपरीत जोड़े या विपर्यासी जोड़े जो होते हैं उनको, उनके जो पेयर्स होते हैं कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स, उनको क्या कहा था? ठीक है, मेंडल ने अपने कैरेक्टर में अपने एक्सपेरिमेंट्स के अंदर ये बताया था कि कोई भी एक फिनोटाइप या लक्षण प्रारूप जो है वो किसी एक फैक्टर से कंट्रोल्ड होता है और उसी फैक्टर को हम क्या कहते हैं, हिंदी में कारक कहते हैं। उस फैक्टर या कारक की 2 रूप या 2 फॉर्म्स होती हैं। इन फॉर्म्स को मेंडल ने टर्म दी थी एलील्स। ठीक है, यही फैक्टर आगे चल करके क्या कहलाया था? जीन। ठीक है, इसी फैक्टर के लिए आगे चल करके बैटसन ने टर्म दी थी जीन। मेंडल ने ये बताया था एक जीन की 2 फॉर्म्स होती है जिनको क्या कहा गया? एलील्स। तो इसका अब करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? एलील। एलील के लिए ही एक और टर्म होती है जिसको कहा जाता है एलीलोमॉर्फ्स। एलील्स या एलीलोमॉर्फ्स। लेकिन इसके साथ में हमें बाकी की टर्म्स को भी देख लेते हैं। ये भी आपको पता होनी चाहिए। मल्टीपल एलील, मेंडल के बाद में ये भी देखा गया कि कुछ जीन्स ऐसे भी होते हैं जिनकी 2 से ज़्यादा फॉर्म्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका ब्लड ग्रुप जो होता है, ह्यूमन ब्लड ग्रुप जो होता है, वो चीज़ आपकी क्या कहलाती है? मल्टीपल एलील्स। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी एलील्स। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 123। एक क्रॉस दिया हुआ है आपको। क्रॉस जीनोटाइप आप देख सकते हो, इस तरीके से है जीनोटाइप। इस क्रॉस को करवाने पर जो प्रोजेनी बनेगी, प्रोजेनी या संतति बनेगी, उसमें कंप्लीटली हेट्रोजाइगस होने के चांसेस कितने हैं? ठीक है, क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं कि एक क्रॉस दिया हुआ है कि ये एक प्लांट है और ये दूसरे प्लांट का जीनोटाइप है। इनका आपस में क्रॉस करवाने पर कंप्लीट हेट्रोजाइगस, पूर्ण रूप से विषम युग्मजी, यानी तीनों जीन्स किस कंडीशन में होंगे? विषम युग्मजी, हेट्रोजाइगस कंडीशन में होने की चांसेस कितने हैं? ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं कि किस में कितने कितने आपके गैमीट्स बन सकते हैं। फर्स्ट जो है, इसमें तीनों जीन कैपिटल हैं, तो इसमें आपके सिर्फ एक ही तरीके का गैमीट बन सकता है। दैट विल बी कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी। सेकंड जीन जो है आपका, उसमें 3 कैरेक्टर्स आपके कैसे हैं? हेट्रोजाइगस या विषम युग्मजी अवस्था में है। तो आपके एक फॉर्मूला आता है 2n, 2 की घात n, जहाँ पर n क्या है? विषम युग्मजी जीन्स की संख्या, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस जीन्स। जैसे इसमें आपको दिख रहा है कि हेट्रोजाइगस जीन्स आपके कितने हैं? 3 हैं। तो इसमें 2 अगर आप 3 करोगे तो आंसर आता है 8। तो इसमें आपके टोटल
8 तरीके के गैमीट्स बन सकते हैं। 8 तरीके के गैमीट इस एक गैमीट से जब पेयर करेंगे तो आपके टोटल 8 तरीके की क्या बन सकती है, प्रोजेनी या संतति प्राप्त हो सकती है। इस 8 टाइप में से कंप्लीट हेट्रोजाइगस होने के चांसेस कितने रहेंगे? कंप्लीट हेट्रोजाइगस का क्या मतलब हुआ? ये मतलब हुआ आपका कि कंप्लीट हेट्रोजाइगस का जीनोटाइप आपका क्या रहेगा, ये कि तीनों जीन जो है वो किस अवस्था में हो, हेट्रोजाइगस नेचर में। ये कंडीशन कब होगी? क्योंकि देखिए एक तो जीन आपका फिक्स हो ही गया, एक गैमीट आपका फिक्स हो गया, कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी। ये कंडीशन लाने के लिए दूसरा गैमीट आपका क्या होना चाहिए, ये। और उस 8 गैमीट में से सिर्फ एक ही गैमीट आपका क्या होएगा जिसमें तीनों गैमीट्स क्या हो सकते हैं, तीनों के तीनों जो जीन्स है वो स्मॉल होंगे, यानी कि तीनों जीन्स जो कैसे होंगे, रिसेसिव होंगे। तो जो टेंडेंसी प्रोबेबिलिटी है, संभावना कि हेट्रोजाइगस हो, वो आपकी कितनी रह जाएगी, 8 में से 1। अगर 8 में से 1 है तो इसको क्या कहेंगे, 1/8। सो इट विल बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1/8। क्वेश्चन नंबर 124 देख लेते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। युग्मकों के जो सेग्रीगेशन को कहा जाता है पृथक्करण। पृथक्करण का नियम जो है उसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। क्यों? मेंडल ने ये बताया था कि जब हम शुद्ध बौने और शुद्ध लंबे, प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ को जब हम क्रॉस करवाते हैं तो F1 जनरेशन में आपको ये मिलता है, यानी कि टॉल लेकिन ये प्योर नहीं होते हैं। इसको जब आप सेल्फिंग करवाते हो तब आपको ये देखने को मिलता है 1:1 के रेशो में, जिसमें से ये 3 मिलते हैं, आपको कितने मिलते हैं, 1। यानी कि जब एक ही जीन के 2 एलील्स हैं वो पास पास होते हैं और इनको जब गैमीट्स बनने के टाइम पे दोनों एलील अलग अलग गैमीट्स में जाते हैं तो ये एलील एक दूसरे से अफेक्ट हुए बिना ही क्या होते हैं, अपने गैमीट्स में जाते हैं। जब ये दोनों एलील साथ साथ है F1 जनरेशन में तब इनमें डोमिनेंस पाई जा रही है, प्रभाविता पाई जा रही है। लेकिन जैसे ही ये एलील्स अलग अलग हुए, ये एक दूसरे से अफेक्टेड नहीं रहेंगे, ये एलील अपने प्योर फिनोटाइप को शो करेंगे। इसीलिए सेग्रीगेशन के टाइम पर एलील्स आर प्योर, पृथक्करण के समय पर एलील्स प्योर होते हैं। इसीलिए इस रूल को क्या कहा गया था कि सेग्रीगेशन का रूल भी और प्योरिटी ऑफ गैमेट्स का रूल भी। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डोमिनेंट इज नॉट अ डोमिनेंट ट्रेट अमंग द 7 ट्रेट्स। सबको पता है कि मेंडल ने 7 पेयर ऑफ 7 कैरेक्टर्स लिए थे। उन सभी कैरेक्टर्स में एक डोमिनेंट कैरेक्टर था और एक आपके कैसे था, रिसेसिव। डायरेक्ट याद करने का आप सभी को याद भी होगा। फ्लावर कलर की अगर हम बात करते हैं तो पर्पल कलर डोमिनेंट होता है। फ्लावर का जो रिसेसिव कलर था वो आपका कौन सा था, वाइट। पॉड कलर की बात करते हैं तो येलो कलर आपका कैसा होता है, रिसेसिव, और इसका डोमिनेंट कलर आपका कौन सा था, ग्रीन। शेप ऑफ सीड, बीज के आकार की बात करते हैं तो राउंड डोमिनेंट होता है और रिंकल्ड जो होता है वो आपका कैसा होता है, रिसेसिव कलर है। फ्लावर की पोजीशन, फूल की स्थिति जो है, एक्सिलर डोमिनेंट है और टर्मिनल आपकी कैसी होती है, रिसेसिव। यानी एक्सिलर का मतलब हो जाता है अंतस्थ अवस्था जो है वो प्रभावी है और शीर्षस्थ जगह पे फ्लावर लगना आपका कैसी होती है, अप्रभावी। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन 126। टेस्ट क्रॉस इज यूज्ड टू डिटरमाइन। टेस्ट क्रॉस या परीक्षण संकरण जो है इसका काम ये क्यों काम में लिया जाता है, तो हम सबको पता है टेस्ट क्रॉस जो होता है इट इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ प्लांट, कि कोई भी प्लांट जो है उसका जीनोटाइप क्या है। कि जैसे आपको ये दे दिया गया कि कोई एक प्लांट है वो टॉल है तो इसका जीनोटाइप क्या है। अगर कोई प्लांट का फिनोटाइप रिसेसिव फिनोटाइप शो कर रहा है, यानी कि मैंने कह दिया कोई प्लांट आपका ड्वार्फ है, बौना है, तो वो आप नो डाउट आंखें बंद करके क्या कह सकते हो कि उसका जीनोटाइप क्या होगा, स्मॉल टी। क्योंकि ड्वार्फ कब शो होते हैं, ड्वार्फ के जो यानी कि जब आपके रिसेसिव कैरेक्टर तब शो होते हैं जब वो होमोजाइगस कंडीशन में हो।
अप्रभावी लक्षण सिर्फ तभी शो होते हैं जब वो समयुग्मजीय अवस्था में हो, लेकिन प्रभावी लक्षण जो है वो समयुग्मजीय और विषमयुग्मजीय दोनों कंडीशन में शो हो सकते हैं। डोमिनेंट कैरेक्टर्स होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों कंडीशन में शो हो सकते हैं। तो डोमिनेंट कंडीशन की जांच करने के लिए क्या किया जाता है, आपका टेस्ट क्रॉस। अगर कोई प्लांट है वो टॉल है तो ये आपका कैपिटल टी हो सकता है, या ये क्या सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका टेस्ट क्रॉस करवाया जाएगा किसके साथ में, क्रॉस करवाना समयुग्मजी अप्रभावी के साथ में। होमोजाइगस रिसेसिव के साथ में जब क्रॉस करवाते हो तो उसे क्या कहा जाता है, टेस्ट क्रॉस। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि टेस्ट क्रॉस में क्रॉस किसके साथ में करवाते हैं। इसका क्रॉस हमेशा करवाया जाता है होमोजाइगस रिसेसिव के साथ में। अगर वो प्लांट प्योर टॉल है तो इसका रेशो आपका क्या होएगा, सिर्फ एक ही फिनोटाइप दिखाई देगा, कौन सा, टॉल। अगर वो प्लांट हेटेरोजाइगस कंडीशन में है तो 1/1 का क्या आता है, रेशो आता है। तो जो भी रेशो आ रहा है उससे पता चल जाता है कि जो हमने प्लांट लिया है वो होमोजाइगस कंडीशन में है जीनोटाइप उसका, या उसका हेटेरोजाइगस में है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, जीनोटाइप ऑफ द प्लांट। 127 क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ द ब्लड ग्रुप ऑफ द मदर एंड द चाइल्ड इज O एंड B रेस्पेक्टिवली, ठीक है, देन द पर्सन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप कैन नॉट बी अ फादर। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि मदर जो है, ठीक है, उसका जो ब्लड ग्रुप है वो आपका क्या है, O। हम सबको पता है कि ब्लड ग्रुप O कब कंडीशन में होता है, आप इसे स्मॉल आई से भी लिख सकते हो और कई जगह बुक्स के अंदर इसे आपके I0 से भी लिखा हुआ मिल सकता है, IO दोनों टर्म सही है। और ये तो कंडीशन किसकी है, आपके मदर की है, ठीक है। जो चाइल्ड है उसका ब्लड ग्रुप है बी ब्लड ग्रुप के अंदर दो टेंडेंसी है कि बी ब्लड ग्रुप, ये भी बी ब्लड ग्रुप में कहा जाएगा और ये भी किस में कहा जाएगा, बी ब्लड ग्रुप के अंदर कहा जाएगा। तो इस कंडीशन में फादर की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं वो देख लेते हैं। देखिए, मदर से तो एक ही तरीके का गैमीट बनेगा, IO, ठीक है। तो IO आएगा, तो मैं आपको ये बता दूं कि IB जो है वो तो क्या हो गया, आपका टेंडेंसी ख़त्म होगी। तो इससे चाइल्ड में एक IO आएगा और एक क्या आएगा, आपके IB। IO जो है यानी कि जो ये कंडीशन है, ये तो कहाँ से मिली है इसे, मदर की साइड से। तो फादर की तरफ से जो गैमीट बन के आया है दैट इज़ IB गैमीट कौन कौन सी कंडीशन में बन सकता है, अगर दोनों एलील्स कौन सी हो पेरेंट में, IB, एक IB हो और एक कौन सा हो, IA, या एक ब्लड ग्रुप फादर का कौन सा हो, IA, और एक क्या हो, IB। यानी कि अगर फादर प्योर B ब्लड ग्रुप रख रहा है होमोजाइगस कंडीशन में, तब भी वो IB गैमीट बना सकता है। अगर फादर के गैमीट्स हेटेरोजाइगस IB हैं, हेटेरोजाइगस B फॉर्म है, तब भी उसका गैमीट IB बन सकता है। और अगर फादर का ब्लड ग्रुप AB है तब भी वो क्या बना सकता है, B। तो इफ़ फादर इज़ AB और फादर इज़ B, लोकल टर्म्स के अंदर अगर हम बात करते हैं तो फादर जो है या तो वो B ब्लड ग्रुप रख रहा है या फिर वो क्या रख रहा है, AB ब्लड ग्रुप रख रहा है। उसी टाइम पीरियड पे उसी कंडीशन में बच्चा जो है वो आपका कैसा हो सकता है, B ब्लड ग्रुप वाला हो सकता है, क्योंकि मदर इज़ O ब्लड ग्रुप। O ब्लड ग्रुप तभी होता है जब ये होमोजाइगस कंडीशन में हो। तो एक्चुअली ऑप्शन में सिर्फ काफ़ी ऑप्शंस इसके गलत हैं, इसकी भी क्यूरियोसिटी है कि कौन सा कंडीशन होना चाहिए। बट यू गाइज नो, अगर फादर का ब्लड ग्रुप B या AB है तो चाइल्ड कैन बी B, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस में थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको देख लीजिएगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 128 कह रहा है कि ह्यूमन ब्लड ग्रुप इज ABO इंस्टेड ऑफ ABC। ABO जो है ह्यूमन ब्लड ग्रुप के अंदर जो देखने को मिलता है, उसके अंदर O का क्या मतलब है। तो आप सभी को पता होगा कि ब्लड ग्रुप जो होता है वो RBC जो होती है, रेड ब्लड सेल होती है, उसके ऊपर कुछ शुगर पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है। वो शुगर पॉलीमर्स डिटरमाइन करते हैं, उन शुगर पॉलीमर्स से पता लगता है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। वो शुगर पॉलीमर्स एंटीजन बनाते हैं। अगर ब्लड ग्रुप आपका A है किसी भी ह्यूमन का, तो उसके ऊपर जो एंटीजन होंगे वो होता है आपका A,
और एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो कौन सी होती है, एंटी बी। ठीक है, इसी तरीके से अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो इसके ऊपर एंटीजन तो बी होता है और उसके अंदर एंटीबॉडी जो होती है वो आपकी होती है एंटी ए। सेम गोज़ फॉर ए बी ब्लड ग्रुप। ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन ए भी होता है और एंटीजन बी भी होता है, यानी कि दोनों तरीके के शुगर पॉलीमर्स उसकी आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट होंगे और इसके अंदर एंटीबॉडीज़ होती हैं आपके नील। अगर किसी का ओ ब्लड ग्रुप है तो इसके अंदर एंटीजन तो होते हैं नील, लेकिन इसके अंदर एंटीबॉडी दोनों बनती है, एंटी ए एंड एंटी बी। तो अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। नो एंटीजन ए और एंटीजन बी प्रेजेंट ऑन द आरबीसी, एकदम सही ऑप्शन है कि जो ब्लड ग्रुप ओ होता है उसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होता है, सिर्फ कौन सी होती है, दोनों तरीके की एंटीबॉडीज पाई जाती है। ओनली एंटीजन्स, अदर एंटीजन्स नहीं होते हैं। ओवर डोमिनेंस ऑफ इट्स जीन, ओवर डोमिनेंस जैसी कोई कैरेक्टर ही नहीं है। वन एंटीबॉडी नहीं होती, ईदर कंडीशन नहीं होती है, इसमें दोनों एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। मोनोहाइब्रिड जीनोटाइप या जो एक संकर संकरण होता है रेशो के दौरान 1:1 जनरेशन, F2 जनरेशन के अंदर 1:2:1 मिलना, ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है? हम पहले भी बात कर चुके हैं कि F1 जनरेशन में आपके ये बनते हैं और इससे F2 जनरेशन के अंदर आपका 1:2:1 ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका सीधा सा क्या मतलब है, यहाँ से मेंडल ने आपका कौन सा रूल दिया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया था कि जो F1 जनरेशन में जो एलील साथ साथ थी तो वो F2 जनरेशन में गैमीट्स बनाते टाइम क्या हो जाती हैं, अलग अलग हो जाती हैं, पृथक पृथक हो जाती हैं। ठीक है, और इनका जो असॉर्टमेंट होता है वो आपका बेसिकली लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में इसने बताया था कि इनका असॉर्टमेंट आपका प्रॉपर क्लियरली होता है। सो इट वाज नोन एज अ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या पृथक्करण का नियम। ठीक है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसको हम आगे देखेंगे। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो थी वो आपकी ये कहलाती है डाई हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर कि अगर दो जीन्स एक साथ साथ हैं तो वो दोनों जीन्स एक दूसरे से अफेक्टेड हुए बिना गैमीट्स के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं। उन जीन्स का गैमीट के अंदर ट्रांसफ़र अलग अलग होता है एक दूसरे से इफेक्ट हुए बिना। डोमिनेंस का जो कॉन्सेप्ट है, प्रभाविता या प्रभुत्व का जो नियम है, वो क्या कहलाता है कि जो एक फैक्टर की दो एलील्स हैं, या हम ये कह सकते हैं एक जीन की जो दो एलील्स हैं, दो फॉर्म्स हैं, उनमें से एक फॉर्म दूसरी फॉर्म के एक्सप्रेशन को मास्क कर देती है, संदमित कर देती है। जिस फॉर्म ने या जिस एलील ने मास्क किया, संदमन किया, वो कहलाती है डोमिनेंट, प्रभावी, और जिसका फिनोटाइप संदमित या मास्क हो रहा है वो कहलाती है रिसेसिव। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, आपने इसके एग्जाम्पल्स पढ़े होंगे, मिराबिलिस जलापा, स्नैपड्रैगन, इसे 4 o'clock प्लांट भी कहा जाता है। ये मेंडल के बाद में खोजा गया था। ठीक है, मेंडल इसके बारे में नहीं बता पाया था, ये मेंडल के एक्सेप्शंस में आता है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का सीधा सा मतलब है डोमिनेंस पूरी तरीके से नहीं हो पाना। मिराबिलिस जलापा के अंदर आप रेड फ्लावर्स का क्रॉस जब वाइट फ्लावर से करवाते हो तो मेंडल के हिसाब से यहाँ पर आपको रेड फ्लावर्स मिलने चाहिए F1 जनरेशन में, जबकि जो फ्लावर मिलते हैं वो क्या मिलते हैं, पिंक। वो इन दोनों के बीच का कैरेक्टर होता है, ना तो रेड डोमिनेंट है ना ही यहाँ पर क्या डोमिनेंट होता है, पूरी तरीके से वाइट। तो दोनों के बीच का, दोनों का मिक्सचर मिलता है। इस तरीके की कंडीशन को क्या कहा जाता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। खैर 129 का आंसर अपना क्या रहेगा, सेग्रीगेशन। क्वेश्चन नंबर 130 देख लेते हैं। Which of the following crosses would produce a genotypic ratio of 1:2:1 in F2 जनरेशन? कि दिए गए क्रॉस में से F2 जनरेशन के अंदर जीनोटिपिक रेशो 1:1 किस में मिलेगा? बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शंस जो हैं वो आप सही कर लीजिएगा। फर्स्ट ऑप्शन होगा कैपिटल ए का। ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पर होगा कैपिटल ए का क्रॉस कैपिटल ए के साथ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो होगा उसका होगा ये वाला। ठीक है, सेकंड ऑप्शन जो है, थर्ड ऑप्शन जो है हमारा वो रहेगा ये कि दोनों ही हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। और फोर्थ ऑप्शन इसने वापस से सेम रिपीट कर दिया, सेकंड वाला।
तो हमें ये पता है कि ये जो 1:1 रेशो है, आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है मेंडल वाला पढ़ा होगा, ये उसके पेरेंट प्लांट लिए जाते हैं और ये होता है हमारा जो F1 जनरेशन, जिससे कि F2 जनरेशन के अंदर 1:2:1 जो होता है हमें मिलता है। तो जब दोनों ही हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो तब आपको कौन सा रेशियो देखने को मिलता है, 1:1 रेशियो जो होता है देखने को मिलता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है कैपिटल ए स्मॉल ए, इसका क्रॉस वापस से इसी के साथ में करवाया जाएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए के साथ में। तो इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इससे आपको क्या रेशो मिलेगा, 1:1 रेशो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉसेस विल गिव टॉल एंड ड्वार्फ पी प्लांट इन सेम प्रपोर्शन। यानी कि टॉल और ड्वार्फ, टॉल का मतलब क्या हो गया कि या तो आपको लंबे तथा बौने, लंबे पौधों के अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी और दोनों ही हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो, ये भी क्रॉस आपको देखने को मिल सकता है। और ड्वार्फ या बौने पौधे हमें पता है क्योंकि बौने जो है वो होमोजाइगस रिसेसिव जब होंगे तभी बौने शो होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्रॉस हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसके अंदर क्या होगा, कैपिटल टी से एक ही तरीके का गैमेट बनेगा और इससे एक ही तरीके का गैमेट बनेगा। तो इससे सारे के सारे जो प्लांट्स होंगे वो कैसे मिलेंगे, हमें टॉल मिलेंगे। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए सेकंड, तो फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या हो गया, गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन, इससे जो गैमेट्स बनेंगे वो होंगे कैपिटल टी और इससे जो गैमेट्स बनेंगे वो आपके दो तरीके के गैमेट्स होंगे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। इन दोनों का क्रॉस होगा, ये बनेंगे आपके टॉल प्लांट्स, और इन दोनों का क्रॉस होगा तो ये आपके क्या बनेंगे, ड्वार्फ प्लांट। दोनों का रेशो क्या है, 1:1। अभी तक ये जो रेशो आ रहा है वो एकदम करेक्ट आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो इससे आपके जो बनेंगे गैमीट्स वो बनेंगे दो तरीके के, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। और जो ये है इससे गैमीट्स बनेंगे कैपिटल टी। इनका जब क्रॉस करवाएंगे तब ये सारे के सारे प्लांट्स आपके कैसे होंगे, टॉल। तो करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन वापस से वो रिपीट किया हुआ है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ह्यूमंस के अंदर जो डोमिनेंस रिलेशनशिप होता है बिटवीन ए एंड बी एलील, ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुप ह्यूमन के अंदर देखने को मिलता है, मल्टीपल एलीलिज्म का एग्जांपल है। ये एबीओ ब्लड ग्रुप जो है बेसिकली किस चीज़ का एग्जांपल है, क्योंकि ए और बी ब्लड ग्रुप जो है, देखिए 3 ब्लड ग्रुप का मिलना, 3 टाइप के जीन्स का, 3 टाइप की एलील का मिलना, ये तो एग्जांपल है मल्टीपल एलील का। लेकिन ए और बी आपस में कौन सा रिलेशन शो करते हैं, क्योंकि ना तो ए बी के ऊपर डोमिनेंट है, ना ही बी एंटीजन ए एंटीजन के ऊपर डोमिनेंट है। दोनों एक साथ अपना इफेक्ट शो करते हैं। जब दो एलील एक साथ अपना इफेक्ट शो करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कोडोमिनेंस। ठीक है, कंप्लीट डोमिनेंस मेंडल की जो होती है वो है ही, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में कोडोमिनेंस भी आ सकती है आपके, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब ये हो जाता है कि इसके अंदर आपके आती है स्नैपड्रैगन का जो एग्जांपल है वो। ठीक है, एक लास्ट ऑप्शन यहाँ पर है, इसकी डेफिनेशन भी आपको ध्यान रहनी चाहिए, एपिस्टेसिस। डोमिनेंस और एपिस्टेसिस लगभग एक जैसे हैं। डोमिनेंस या प्रभाविता के अंदर एक ही जीन के 2 एलील में से एक एलील दूसरे एलील के एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस नहीं होने देता, यानी कि दूसरे एलील को क्या कर देता है, मास्क कर देता है। डोमिनेंस में सेम केस होता है, लेकिन डोमिनेंस किन के बीच में होता है, जीन्स के बीच में होता है, कि कोई भी एक जीन दूसरे जीन के एक्शन को या दूसरे जीन के फिनोटाइप को मास्क कर देता है, दबा देता है, संदमित कर देता है। ठीक है, अब जो जीन सप्रेस करता है वो कहलाता है एपिस्टैटिक जीन, और जो जीन सप्रेस हो रहा है या जिसका एक्शन शो नहीं हो रहा है वो कहलाता है हाइपोस्टैटिक जीन। तो एपिस्टेसिस भी हमें ध्यान रखना है, इसमें भी 2 तरीके की होती है, डोमिनेंट और रिसेसिव एपिस्टेसिस। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। 133 नंबर देख लेते हैं। मिराबिलिस जलापा के अंदर व्हेन 2 F1 पिंक फ्लावर्ड प्लांट्स आर क्रॉस्ड with each other, F2 generation produced 40, 80 and 40 plants, red, pink और white. This is the case of, देखिए मिराबिलिस जलापा, स्नैपड्रैगन, एंटीराइनम, ये नाम याद में दिमाग में आती है, आपके पास एक चीज़ आनी चाहिए दिमाग में, इनकम्प्लीट डोमिनेंस।
ठीक है। इसे 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं, मिराबिलिस जलापा को। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो रेड फ्लावर्स हैं उनका क्रॉस करवाया जाता है वाइट फ्लावर्स के साथ में। तो मेंडल के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो हमें यहाँ पर मिलने चाहिए रेड फ्लावर्स, लेकिन बेसिकली ये फ्लावर्स कैसे होते हैं आपके, पिंक। जब इन्हीं फ्लावर्स को F2 जनरेशन में क्रॉस करवाया जाता है तो ये तो फ्लावर्स होते हैं रेड, ये होते हैं पिंक, और ये फ्लावर्स आपके कौन से होते हैं, वाइट। रेशो निकल के आता है इसका 1:2:1। देखिए यहाँ पर भी 40, 80 और 40, 1:1 का ही क्या आ रहा है, रेशो आ रहा है। इट इज़ अ केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस या अपूर्ण प्रभाविता का केस है, ठीक है। इसी के साथ में 2 जीन्स और हैं, डुप्लीकेट जीन्स और लीथल जीन्स। लीथल जीन्स वो होते हैं जो अपने बियरर को मार देते हैं, यानी कि अगर ये जीन आपके अपना इफेक्ट शो करेंगे तो जिसके अंदर लीथल जीन प्रेजेंट है वो पर्सन क्या हो जाएगा, या वो ऑर्गेनिज्म की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो लीथल जीन आपके अगर डोमिनेंट होते हैं, यानी कि कोई भी जीन अगर डोमिनेंट जीन अगर लीथल हो गया, ऐसा जीन जो डोमिनेंट है, तो ये अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये प्रेजेंट है डोमिनेंट जीन हो गया तो अपना एक्सप्रेशन वो ज़रूर शो करेगा, इट विल डाई। इसीलिए लीथल जीन्स जो होते हैं जो पॉपुलेशन में देखने को मिलते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, रिसेसिव होते हैं, यानी कि अप्रभावी होते हैं, ठीक है। डुप्लीकेट जीन नाम से पता चल रहे हैं, 2 जीन्स हैं, एक हो गया कैपिटल R और एक हो गया R'। इन दोनों का काम बिल्कुल एक जैसा है, ठीक है। बिल्कुल एक जैसा का मतलब जो फिनोटाइप ये शो कर रहा है वही फिनोटाइप क्या शो करता है, दूसरा जीन भी शो करता है। एपिस्टेसिस पे हम बात कर चुके हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर ध्यान रखेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बाकी के तीनों की डेफिनेशन भी हमें ध्यान रहनी चाहिए। लिंकेज रिड्यूसेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ, लिंकेज किसने दिया था, बैटसन और पुन्नेट ने लिंकेज का कॉन्सेप्ट दिया था। लिंकेज होता क्या है, मेंडल के अकॉर्डिंग सभी जीन्स का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है, लेकिन कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो उसी कॉम्बिनेशन में अगली प्रोजेनी में जाते हैं जिस कॉम्बिनेशन में वो पैरेंटल जीनोम के अंदर प्रेजेंट थे। और एक क्रोमोसोम के ऊपर मिलने वाले सभी जीन लिंकेज ग्रुप का मेंबर हैं। अगर क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स पास पास हैं तो इनके अंदर लिंकेज ज़्यादा होगा और इनकी क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस या रिकॉम्बिनेशन होने के चांसेस कम होते हैं। अगर जीन डिस्टेंस पर हैं तो इनके बीच में लिंकेज काफ़ी कम परसेंटेज में होगा और क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन होने के चांसेस क्या होते हैं आपके, कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं। तो ये अब देख लेते हैं कि लिंकेज जो है वो किस चीज़ की फ्रीक्वेंसी को कम करता है, ठीक है। लिंकेज आपके हाइब्रिड की फ्रीक्वेंसी को कम करता है, ऑब्वियसली हाइब्रिड बनने की फ्रीक्वेंसी को ये कंपैरेटिवली कम करता ही है, ठीक है। हाइब्रिड की वेट अ मिनट, हाइब्रिड होने की फ्रीक्वेंसी, हाइब्रिड प्लांट्स कब बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्गेनिजम्स कब बनेंगे, जब क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस कंप्लीट होगा या रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस होगा। लेकिन अगर 2 जीन्स पास पास प्रेजेंट हैं तो उनके क्रॉसिंग ओवर के थ्रू चेंज होने की कैपेसिटी या क्रॉसिंग ओवर के थ्रू अपने होमोलोगस क्रोमोसोम समजात गुणसूत्र के ऊपर जाने की टेंडेंसी कंपैरेटिवली क्या हो जाती है, कम होती है, ठीक है। ऑल पैरेंटल टाइप नहीं, लिंकेज पैरेंटल टाइप को सपोर्ट करता है और नए क्रॉसिंग ओवर के थ्रू नए वेरिएशंस को कम करता है। होमोजाइगस रिसेसिव पैरेंट, हेटेरोजाइगस रिसेसिव पैरेंट, इनका कोई रोल नहीं है। सो 134 का करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए। Which of the following statement is not correct for 2 genes showing 50% recombination frequency? ये क्या कंडीशन होती है, मैं आपको बेसिकली होता क्या है कि 2 चीज़ें होती हैं। एक तो होती है क्रॉसिंग ओवर या इसी को ही हम कह देते हैं रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जितना ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन होगा, रिकॉम्बिनेशन जितना ज़्यादा होगा, लिंकेज उतना ही क्या होगा उसके अंदर, कम। या हम ये कह सकते हैं किन्हीं भी 2 जीन्स के अंदर जितना ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, लिंकेज की कैपेसिटी उतनी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। जनरली लिंकेज जो है वो आपके, क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो आपके होता है, परसेंटेज जो उसकी आती है वो आती है 1, 2, 3, 5, 10% तक आती है।
लेकिन अगर क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन की परसेंट 50% से ज़्यादा हो जाती है तो 50% से ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर की परसेंटेज आपके देखने को मिलती है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या स्वतंत्र व्यूहन के अंदर। और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाले जो जीन्स होते हैं वो जीन्स आपके जनरली अलग अलग क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट माने जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम ये देख लेते हैं। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो जीन्स हैं जिनके बीच में क्रॉसिंग ओवर की जो फ्रीक्वेंसी है वो 50% से ज़्यादा है। क्रॉसिंग ओवर कह दे या रिकॉम्बिनेशन कह दे, एक ही बात है। थ्योरेटिकली तो ये है कि इनके अंदर 50% लिंकेज होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम देखते हैं तो इन जीन्स के अंदर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा, यानी कि ये जीन्स 100% क्या होंगे, लिंकेज फ्री हो सकते हैं। तो दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा सही नहीं है? दीज जीन्स आर टाइटली लिंक्ड। अगर इन जीन्स के अंदर 50% रिकॉम्बिनेशन है तो दैट मीन्स इनके बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। इनका 100% इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है, तो ये टाइटली लिंक्ड या पास पास तो नहीं होता है, ये काफ़ी दूरी पर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जीन्स शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, बिल्कुल 50% वाले जीन्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ही शो करते हैं। इसका थर्ड जो ऑप्शन है वो ये कहता है जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, दे मे अंडरगो ऑन द मोर देन वन क्रॉसिंग ओवर, कि अगर ऐसे जीन्स एक ही गुणसूत्र के ऊपर प्रेजेंट है तो इनमें एक से ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्रॉसिंग ओवर कितने होंगे ये चीज़ डिपेंड करते हैं गुणसूत्र की लंबाई के ऊपर, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, बाकी प्रैक्टिकली 2 से ज़्यादा इतने पॉसिबल नहीं होते हैं। मे बी ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम ये चीज़ भी पॉसिबल है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। 135 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लोज रिलेटिव के बीच में मैरिजेस जो होती है क्यों अवॉइड की जानी चाहिए? जो ब्लड रिलेशंस होते हैं, जो क्लोज होते हैं, चाचा मामा ताया एंड ऑल में मैरिजेस अवॉइड की जानी चाहिए। इसका एक बहुत ही कॉमन सा रीज़न है। इसका रीज़न ये होता है कि इससे जो अप्रभावी एलील हैं, रिसेसिव जो आपके एलील्स होते हैं वो उभर करके नहीं आते हैं। बेसिकली क्या कंडीशन होती है कि कुछ बीमारियां, कुछ नहीं बहुत सी डिजीज़ ऐसी हैं जो रिसेसिव जीन्स के कारण होती हैं, लेकिन क्योंकि एक रिसेसिव जीन जनरली अपना एक्सप्रेशन शो नहीं करता है तो इसलिए डोमिनेंट जीन के मास्क करने के कारण लोग उसके सिर्फ कैरियर रह जाते हैं। ऐसे ह्यूमंस जिनमें जीन तो पाया जा रहा है लेकिन वो अपनी बीमारी शो नहीं कर रहा, तो वो सिर्फ कैरियर का काम करता है, वाहक की तरह काम करता है। लेकिन जब क्लोज रिलेटिव के बीच में ये मैरिजेस हो जाती हैं तो इसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि कोई भी रिसेसिव जीन जो है, अगर वो एक फीमेल के अंदर भी हेटेरोजाइगस है और मेल के अंदर भी वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में पड़ा है, तो ये दोनों ही कैसे होंगे, कैरियर या वाहक का काम करेंगे। और 50% चांसेस होते हैं कि आने वाली प्रोजनी के अंदर ये कैसे बना लेंगे, ये जीन एक्सप्रेस हो जाएंगे, क्योंकि ये जीन एक साथ होमोजाइगस कंडीशन में आ जाते हैं। बहुत सी डिजीज़ आपने सुनी होगी जिनको कहते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़, अप्रभावी ऑटोसोमल डिजीज़ जो होती है, जैसे सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये सारी की सारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 137 जेनेटिक डिसऑर्डर है फेनिलकीटोन्यूरिया, ये किसका एग्जाम्पल है? देखिए वैसे तो इसको ध्यान में रखना है कि फेनिलकीटोन्यूरिया जो है वो किसका एग्जाम्पल है, प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल है। प्लियोट्रॉपी कहते किसे हैं? प्लियोट्रॉपी का मतलब ये होता है जब एक सिंगल जीन जो है एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है, एक से ज़्यादा फिनोटाइप्स को कंट्रोल करना है, एक से ज़्यादा लक्षण प्ररूप को एक सिंगल जीन कंट्रोल कर रहा है, इट इज़ नोन एज प्लियोट्रॉपी। फेनाइलकीटोन्यूरिया जो होता है एक जीन होता है जो कि फेनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, फेनाइल एलेनिन जो अमाइनो एसिड है उसको ब्रेक डाउन करने वाला एंजाइम को बनाता है। तो इस जीन के अंदर प्लियोट्रॉपी देखने को मिलती है, क्योंकि ये जीन एक तो फेनाइल एलेनिन के प्रोडक्शन को भी कंट्रोल कर रहा है, उसी के साथ में ये जीन नर्वस सिस्टम पर भी इफेक्ट डालता है, प्लस ये जीन इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम जो होता है, अध्यावरणी तंत्र, उसके भी कुछ कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। तो ये सिंगल जीन जो है 2-3 जगह बॉडी में इफेक्ट डालता है। सो इट इज़ अ केस ऑफ प्लियोट्रॉपी। ठीक है, इसके अलावा बाकी के तीनों भी टर्म्स याद रखनी है। मल्टीपल एलिलिज्म हम बात कर चुके हैं, जो ब्लड ग्रुप होता है ए, बी और ओ ब्लड ग्रुप, एक जीन के एक से 2 से ज़्यादा एलील का मिलना। ठीक है, 2 फैक्टर्स यहाँ पर और हैं, उनको भी बात कर लेते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और मल्टीपल फैक्टर। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस प्लियोट्रॉपी का उल्टा है, जब 2
या दो से ज़्यादा जो आपके जीन्स हैं वो मिलकर के एक फिनोटाइप को कंट्रोल करते हैं या एक फिनोटाइप को अफेक्ट करते हैं। प्लियोट्रॉपी क्या था? सिंगल जीन एक से ज़्यादा फिनोटाइप को अफेक्ट कर रहा है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा जीन्स एक फिनोटाइप को इफेक्ट कर रहे हैं। अगर एक जीन डोमिनेंट कंडीशन में है तो वो फिनोटाइप कम शो होगा, अगर दो जीन्स डोमिनेंट कंडीशन में है तो वो ज़्यादा शो होगा। इस तरीके से उस फिनोटाइप की जो टेंडेंसी है या फिनोटाइप के शो होने की एफिनिटी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी आप ध्यान रख सकते हो। बारले के अंदर, बारले या ये होता है जौ के जो दाने होते हैं उनके अंदर ऑन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हिंदी में कहा जाता है शूक। शूक की लंबाई दो जीन से कंट्रोल होती है। अगर दोनों जीन्स रिसेसिव कंडीशन में प्रेजेंट है तो बारले का दाना, उसके अंदर शूक बिल्कुल एब्सेंट होगा, इट विल बी ऑनलेस। अगर दोनों जीन आपके डोमिनेंट कंडीशन में है तो ऑन जो होता है लेंथी होता है, और अगर कोई भी एक जीन आपका रिसेसिव कंडीशन में होता है दोनों में से, तो मीडियम लेंथ का ऑन बनता है। ठीक है, तो बारले के अंदर ऑन की जो लेंथ होती है ये कंट्रोल होती है आपके एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स के थ्रू, एक से ज़्यादा जीन्स के थ्रू, तो इसे कहा जाता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। दो जीन से काम में आते हैं। मल्टीपल फैक्टर को कई बार पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के साथ में ही मैच कर दिया जाता है, बट इसमें एक छोटा सा डिफरेंस होता है। मल्टीपल फैक्टर इनहेरिटेंस जो होता है इसमें ऐसे कैरेक्टर्स या ऐसे फिनोटाइप्स को लिया जाता है जिनके शो होने में इनहेरिटेंस के साथ साथ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी अपना रोल प्ले करते हैं। यानी कि ऐसे फिनोटाइप जो जेनेटिकली भी कंट्रोल हो रहे हैं, प्लस उन फिनोटाइप के ऊपर एनवायरनमेंट का भी इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल हाइट, फॉर एग्जांपल योर ओवरऑल हेल्थ। ठीक है, हाइट इज़ मोस्टली इफेक्टेड बाय जीनोटाइप, लेकिन हाइट को एक सर्टेन एज टाइम के अंदर बढ़ाया भी जा सकता है एक्सटर्नली एक्सरसाइज और कुछ हार्मोन्स दे करके। ठीक है, तो फेनाइलकीटोन्यूरिया जो है वो हमारा किसका एग्जाम्पल है? प्लियोट्रॉपी का। और ऊपर के तीन फैक्टर्स भी तीनों टर्म्स भी हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट जो होता है दैट इज नोन एज प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट। हम अभी पहले क्वेश्चन में बात कर चुके हैं। इन फ्रूट फ्लाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। फ्रूट फ्लाई के अंदर मेलनेस यानी कि मेल होगा या फीमेल, ये किससे डिटेक्ट होता है? क्रोमोसोम प्लॉइडी से नहीं होता है, एक्स और वाई क्रोमोसोम के रेशो से नहीं होता है, वाई क्रोमोसोम से नहीं होता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो रहेगा नन ऑफ दीज। बेसिकली उसके अंदर होता क्या है कि मेल तो होता है एक्स वाई और फीमेल होती है एक्स एक्स, लेकिन ऑटोसोम्स और एलोसोम्स आप सबको पता होगा किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक तो होता है सेक्स क्रोमोसोम, उसके अलावा बाकी के सारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कहलाते हैं ऑटोसोम्स। ड्रोसोफिला के अंदर एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम का जो रेशो है ये रेशो डिसाइड करता है कि ऑर्गेनिज्म ड्रोसोफिला मेल होगी या फीमेल। अगर ये रेशो 1 है यानी कि x/a इज इक्वल्स टू 1 तो वो फर्टाइल फीमेल होती है। अगर x/a इज़ 0.5 तो इट इज़ अ मेल। तो बेसिकली ड्रोसोफिला या फ्रूट फ्लाई के अंदर सेक्स क्रोमोसोम्स एंड ऑटोसोम का रेशो डिसाइड करता है कि वो मेल होगा या फीमेल होगा, ना कि वाई क्रोमोसोम की प्रेजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल लर्निंग क्वेश्चन है, प्रॉपर याद करने का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोम नंबर प्रेजेंट करेक्ट सेक्स डिटर्मिनेशन पैटर्न इन हनी बी। हनी बी के अंदर कौन सा जो होता है करेक्ट पैटर्न है, तो हमें ये याद ही करना है। हनी बी के अंदर मेल्स के अंदर होते हैं 16 क्रोमोसोम और फीमेल के अंदर होता है 32 क्रोमोसोम। इसका सीधा सा एक दो चीज़ें और ध्यान रखनी है। इसी के साथ में क्वेश्चन आता है कि फीमेल जो है ये आपके फर्टिलाइजेशन से बनती है, यानी कि फीमेल जो होती है ये बनती है फर्टिलाइज्ड अंडे से, फर्टिलाइज्ड एग से। तो 16 क्रोमोसोम इसके मेल से आते हैं, 16 क्रोमोसोम फीमेल से होते हैं, इसलिए इसमें होता है टोटल 32 क्रोमोसोम। और मेल जो है ये बनता है हनी बी के अंदर पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू, यानी कि अनफर्टिलाइज्ड एग जो होता है डायरेक्ट ही मेल के अंदर चेंज हो जाता है, इसीलिए इसके अंदर क्रोमोसोम्स कितने रह जाते हैं आपके
16 और फीमेल के अंदर कितने हो जाते हैं क्रोमोसोम्स? डबल। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 141। एक्स बॉडी ऑफ हैंकिंग वॉज ऑब्जर्व्ड इन। हैंकिंग साइंटिस्ट का नाम है, उसने एक्स बॉडी को ऑब्जर्व किया था। बेसिकली हैंकिंग जो है इंसेक्ट के ऊपर काम कर रहा था, इंसेक्ट के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। तो उसने ये देखा था इंसेक्ट के जो स्पर्म्स होते हैं, कीटों के जो स्पर्म्स होते हैं, उनके अंदर आधे स्पर्म के अंदर तो इसे एक डार्क कलर का छोटा सा पॉइंट दिखाई दिया, जिसको इसने नाम दिया था एक्स बॉडीज़, ठीक है। और आधे स्पर्म्स के अंदर इसको नहीं दिखाई दिया था। जब स्पर्म्स मैच्योर हो गए, स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान इसने देखा था, यानी कि शुक्राणुजनन के दौरान जब स्पर्म्स मैच्योर हो गए, तब इसने ये देखा कि आधे स्पर्म के अंदर वो एक्स बॉडी प्रेजेंट है और हाफ स्पर्म के अंदर वो एक्स बॉडी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। इन्हीं एक्स बॉडीज़ को आगे जा कर के इसने क्या नाम दिया था? एक्स क्रोमोसोम्स। और ये एक्स क्रोमोसोम्स जो होते हैं फीमेल के अगर ये 2 है तो इट इज़ अ फीमेल, और अगर ये 1 है तो ये मेल हो सकती है, या इस चीज़ को क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं। तो हैंकिंग ने हाफ स्पर्म्स के अंदर क्या देखा था? एक्स क्रोमोसोम्स या एक्स बॉडीज़ को डिटेक्ट किया था। हार्मफुल म्यूटेशन डज नॉट गेट एलिमिनेटेड फ्रॉम जीन पूल बिकॉज। हम बात कर चुके हैं हार्मफुल या लीथल म्यूटेशंस की। लीथल म्यूटेशंस जो होती हैं वो अगर डोमिनेंट होगी तो वो अपने बियरर को या जिसके अंदर वो पाई जा रही है उसको ख़त्म कर देगी, वो अगली जनरेशन में जाएगी नहीं, तो वो जीन पूल से अपने आप क्या हो जाती है? एलिमिनेट हो जाती है। लेकिन ये कब एलिमिनेट नहीं होती हैं? जब ये कैसी होती हैं? लीथल जीन्स कैसी कंडीशन में होते हैं? रिसेसिव कंडीशन में होते हैं। ये हार्मफुल म्यूटेशन उन जीन्स के अंदर होती है जो जीन्स कैसे हैं? रिसेसिव या अप्रभावी हैं। और इसी तरीके से ये अगली से अगली जनरेशन में होते रहते हैं ट्रांसफ़र, और जहाँ जा कर के ये रिसेसिव जीन्स एक साथ हो जाते हैं, यानी कि होमोजाइगस कंडीशन में हो जाते हैं, वो अपना इफेक्ट शो कर देते हैं। इसका एग्जांपल है चूहे के अंदर वाई क्रोमोसोम होता है जो कि येलो कलर शो करता है। येलो कलर कभी भी होमोजाइगस कंडीशन में नहीं मिलता है, ये हमेशा हेट्रोजाइगस ही मिलता है। येलो कलर के चूहे जो होते हैं, येलो माइस आर ऑलवेज हेट्रोजाइगस। ऑप्शन देख लेते हैं। दे आर रिसेसिव एंड होमोजाइगस इंडिविजुअल्स कैरिड बाय होमोजाइगस इंडिविजुअल। अगर ये इस कंडीशन में होगा तो ये जीन पूल में आगे ट्रांसफ़र नहीं होगा, वो इंडिविजुअल वहीं पे मर जाएगा, ठीक है। और इनको जीन पूल में बढ़ाने का काम कौन करता है? ये सही है पॉइंट कि रिसेसिव होता है और होमोजाइगस इंडिविजुअल्स में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन समयुग्मजीय व्यक्ति जो है अप्रभावी जीन्स को अगर कैरी कर रहा है तो वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं कर पाता, इट विल डाई। इसको अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र करने का काम कौन करते हैं? हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल, जो इनके क्या होते हैं? कैरियर्स होते हैं। हार्मफुल म्यूटेशन सिर्फ रिसेसिव ही बचती हैं, ठीक है। डोमिनेंट म्यूटेशन पॉपुलेशन में रह नहीं पाती है। और कैरी किसके थ्रू की जाती है? विषम युग्मजीय व्यक्तियों या हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल के द्वारा। जेनेटिक ड्रिफ्ट और फॉर्म रिपीटेडली, ये दोनों कैसे आपके गलत ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट ऑप्शन। सिकल सेल एनीमिया इज कॉज्ड बाय, ठीक है, इट इज़ कॉज्ड बाय सब्सटीट्यूशन ऑफ वैलिन बाय ग्लूटामिक एसिड इन बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। ये सही है कि बीटा ग्लोबिन चेन के अंदर वेरिएशन होता है, हीमोग्लोबिन में वेरिएशन होता है, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। इसका उल्टा होता है कि हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन होती है उसके अंदर ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वैलिन आ जाता है, यानी कि ग्लूटामिक एसिड इज सब्सटीट्यूटेड बाय वैलिन। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। कॉज्ड बाय अ सिंगल बेस पेयर, चेंज इन सिंगल बेस पेयर, ये पॉइंट म्यूटेशन के थ्रू होता है। इसे पॉइंट म्यूटेशन या बिंदु उत्परिवर्तन भी कहा जाता है। ऑब्वियसली एक सिंगल बेस पेयर के अंदर चेंज होता है। GAG जो होता है ये कोड करता है ग्लूटामिक एसिड के लिए, और GAG की जगह यहाँ पे क्या आ जाता है? GUG आ जाता है, जो कि कोड करता है वैलिन के लिए, ठीक है। एडेनिन की जगह पे क्या आ जाता है? यूरेसिल आ जाता है। करेक्ट, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। कैरेक्टराइज्ड बाय इलोंगेटेड सिकल लाइक RBC, RBC सिकल लाइक होती है लेकिन विदाउट न्यूक्लियस होती है और इलोंगेटेड कंडीशन में नहीं होती, सिकल शेप होती है। ऑटोसोमल लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट नहीं है, ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। और 143 नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 144। पर्सन विथ टर्नर सिंड्रोम हैज़, टर्नर सिंड्रोम के अंदर हमें मोनोसोमी देखने को मिलती है,
ठीक है, इसको एक लिंग सूत्रता या एक न्यून सूत्रता शायद कहा जाता है, हिंदी टर्म्स एक बार देख लेना। इसे मोनोसोमी देखने को मिलती है। मोनोसोमी का सीधा सा मतलब क्या होता है, 2n-1। 2n 46 क्रोमोसोम, -1 यानी कि टोटल कितने क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं, 1। और टर्नर सिंड्रोम आपके किस में होता है, सिंड्रोम ही होता है सेक्स क्रोमोसोम्स के अंदर। तो इसमें बेसिकली ये होते हैं 45 + XO। यहाँ पे O का मतलब कोई क्रोमोसोम नहीं है, O का मतलब होता है निल, यानी कि यहाँ पे कोई क्रोमोसोम एब्सेंट होता है। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, Y क्रोमोसोम जो होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। Y क्रोमोसोम की एब्सेंस के कारण टर्नर सिंड्रोम पैदा होता है। इन क्रोमोसोम्स के अंदर आपके इस तरीके से ये, एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन, 45 नहीं, यहाँ पे देखने को मिलते हैं 44 + XO, टोटल 45 क्रोमोसोम्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 44 ऑटोसोम्स होते हैं और एक क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम। मेंटल रिटार्डेशन इन मैन एसोसिएटेड विद सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। मैन के अंदर मेंटल रिटार्डेशन दो तरीके से देखने को मिलती है, कि एक तो सेक्स क्रोमोसोम्स के अंदर एबनॉर्मेलिटी आने से जो देखने को मिलती है, इसको कहा जाता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर क्या कंडीशन देखने को मिलती है, यहाँ पर ट्राइसोमी देखने को मिलती है। ट्राइसोमी का सीधा सा मतलब क्या होता है, 2n+1 की 46 क्रोमोसोम तो है ही हैं, लेकिन उसके अलावा एक क्रोमोसोम क्या है, एक्स्ट्रा है। यहाँ पर बेसिकली कंडीशन क्या होती है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स जो होते हैं इनके अंदर 44 क्रोमोसोम्स, 44 ऑटोसोम्स + XXY सिचुएशन देखने को मिलती है, यानी कि एक एक्स क्रोमोसोम इनमें क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम। और ट्राइसोमी का मतलब ये हो जाता है कि गुणसूत्रों के जो पेयर है, जिसमें हमेशा 2-2 क्रोमोसोम होते हैं, किसी एक पेयर के अंदर 3 क्रोमोसोम्स का हो जाना। ठीक है, इसी तरीके की ट्राइसोमी जो है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अलावा डाउन सिंड्रोम में भी देखने को मिलती है, जो कि होती है 21 क्रोमोसोम के ऊपर। और डाउन सिंड्रोम को ही मंगोलिज्म भी कहते हैं, उसमें भी मेंटली रिटार्ड होता है। लेकिन अगर, क्योंकि यहाँ पर इसने आपको ये दे दिया कि इन सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, अगर सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी नहीं देता तो डाउन सिंड्रोम भी हो सकता था और क्लाइनफेल्टर भी हो सकता था। इसने मेंशन कर दिया सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, तो आपके 44 + XXY कंडीशन आ गई, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, एक एक्स गुणसूत्र का बढ़ जाना। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव टू 146। डिस्टेंस बिटवीन द जीन एंड परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन शोज। ये लिंकेज मैपिंग से क्वेश्चन है कि हमने पहले भी बात की थी कि जितना ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर होगा, मान लीजिए ये आपका एक क्रोमोसोम है, इसके ऊपर अगर 2 जीन्स पास पास प्रेजेंट है तो उनके बीच में लिंकेज ज़्यादा होगा और इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर की परसेंटेज क्या होगी, कम। लेकिन अगर कोई भी 2 जीन्स दूरी पर प्रेजेंट है तो इनके बीच में लिंकेज या सहलग्नता कम होगी और इनकी क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन की टेंडेंसी जो है, रिकॉम्बिनेशन की परसेंटेज जो है वो ज़्यादा होगी, 50% से ज़्यादा नहीं होती है जनरली। तो इन दोनों के बीच में क्या है, एक डायरेक्ट रिलेशन है। और ये भी चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि क्रोमोसोम के ऊपर जो डिस्टेंस होता है उसे सेंटीमॉर्गन यूनिट से जानते हैं। मॉर्गन साइंटिस्ट के ये एक बेसिक, जैसे मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, उस तरीके से फिजिकल यूनिट भौतिक इकाई नहीं है, ये एक हाइपोथेटिकल यूनिट है, लेकिन इसको लिया जाता है सेंटीमॉर्गन या सेंटीमॉर्गन के फॉर्म में। ठीक है, तो इनके बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, बेसिकली इट इज़ अ प्रोपोर्शनल। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है, ये गलत ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। 147 देख लेते हैं। A genetic disease is transferred from a phenotypically normal but carrier female to the only same of the male progeny. The disease is, एक ऐसी फीमेल जो फिनोटिपिकली नॉर्मल है लेकिन वो कैरियर कंडीशन में है। हम सिकल सेल एनीमिया का एग्जांपल ले लेते हैं। नॉर्मल है लेकिन कैरियर है। कैरियर का मतलब क्या होता है कि सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है, ऑटोसोम्स की अप्रभावित ऑटोसोम्स पे होने वाली डिजीज़ है। इसमें एक जीन जो है वो डिजीज़ वाला है, लेकिन क्योंकि इसका डोमिनेंट एलील भी प्रेजेंट है
तो ये जो स्मॉल एस है जो अप्रभावी या रिसेसिव है वो अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाता, तो इस फीमेल ये कैरियर होगी लेकिन इसको खुद को सिकल सेल एनीमिया नहीं होगी, ठीक है। लेकिन इसका केवल पुरुष संतान के समान स्थानांतरित हो जाता है। तो उस तरीके की जो डिजीज़ होती है जो सिर्फ मेल्स के अंदर जा रही है, तो इस तरीके की डिजीज़ आपकी कहलाएगी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़। यहाँ पे ऑटोसोमल नहीं, यहाँ पे हमें कहना होगा सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़। जैसे कि आपका एग्जांपल हो गया हीमोफीलिया, क्वींस डिजीज़, इंग्लैंड की क्वीन को था। हीमोफीलिया जो है एक्स क्रोमोसोम के ऊपर होता है। अगर इसके अंदर एक्स क्रोमोसोम जो है ये हीमोफीलिया वाला है लेकिन दूसरा एक्स क्रोमोसोम भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो ये फीमेल जो होगी वो आपका कैसा होएगा, कैरियर होगी ये फीमेल। और ये फीमेल जो है अपना जो ट्रांसफ़र है, क्योंकि अगर किसी मेल के साथ में, नॉर्मल मेल के साथ में ये फीमेल मेट करती है, इस फीमेल में हीमोफीलिया नहीं होगा लेकिन इट विल बी कैरियर। ये जीन जो है वो हीमोफीलिया कर रहा है लेकिन ये एलील हीमोफीलिया कर रहा है, इस एलील के कारण ये क्या हो जाएगा, सप्रेस। अब यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, XX XY, ये कंडीशन X-S और X-Y। तो 50% तो मेल और फीमेल बच्चे जो होंगे वो नॉर्मल होंगे, 50% जो लड़कियाँ होंगी या टोटल किड्स के 25% जो फीमेल होंगी वो कैसी होंगी, कैरियर। लेकिन जितने भी 25% मेल जो है वो आपके कैसे होंगे, हीमोफिलिक होंगे। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि वाहक महिला से केवल पुरुष संतान के समान स्थानांतरित हो जाता है। कैरियर वुमेन की जो डॉटर्स होंगी वो कभी भी हीमोफिलिक नहीं होगी। कैरियर वुमेन के सिर्फ मेल चाइल्ड ही क्या होता है, हीमोफिलिक होता है, क्योंकि यहाँ पर एक्स क्रोमोसोम तो हीमोफीलिया पैदा करने वाला है, इसको सप्रेस करने के लिए एक्स क्रोमोसोम नहीं है, देयर इज ओनली वाई क्रोमोसोम। तो ऐसी जो डिजीज़ होती है वो क्या कहलाती है, आपके सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़। क्वेश्चन नंबर 148 देख लेते हैं। A cross between two tall plant result in offspring having few dwarf plants, यानी कि दो टॉल का हमने क्या करवाया, क्रॉस करवाया, और इसके रिजल्ट में हमें कुछ ड्वार्फ या बौने प्लांट मिल रहे हैं। तो पेरेंट का जीनोटाइप क्या होगा, इसे आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो इससे हमेशा कैपिटल टी गैमीट्स बनेंगे, इससे स्मॉल टी बनेंगे। तो जो आपका प्रोजेनी होगी वो हमेशा क्या होगी, कम्प्लीटली टॉल। ये अगर आप देखो तो जो आपकी F1 जनरेशन है उसी में ही सेल्फिंग करवाई हुई है, और F1 जनरेशन में जब हम सेल्फिंग करवाते हैं तब हमें पता है कि 3 टॉल और 3 टॉल और 1 हमें क्या मिलते हैं, ड्वार्फ प्लांट देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट तो क्लियर ही दिख रहा है, सारे टॉल है, तो इसका भी क्या कंडीशन होगी, ऑल टॉल। लास्ट ऑप्शन जो है इसमें अगर हम देखते हैं तो इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी गैमेट बनेंगे फर्स्ट प्लांट के, सेकंड प्लांट के गैमेट बनेंगे स्मॉल टी। इसका जब क्रॉस करवाएंगे तो 50% टॉल और 50% ड्वार्फ, कुछ नहीं एक्चुअली क्वेश्चन में यहाँ पे होना चाहिए तो फ्यू, या ये कह देता 1/4 या ये कह देता 25% हमें क्या मिल रहे हैं, बौने प्लांट मिल रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर आपको 50-50% जो है टॉल और 50-50% यानी क्या मिल रहा है आपको, ड्वार्फ। 1/1 का रेशो रहेगा। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होल्ड्स गुड फॉर जीन्स सिचुएटेड ऑन द, मेंडल का जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है उसके जीन्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो जब हम मेंडल की बात करते हैं, मेंडल ने जो एलील्स टर्म दी थी, ठीक है, जो हम बात करते हैं कि एक प्लांट में कैपिटल टी है उस और स्मॉल टी है, तो दो समजात गुणसूत्र जो होते हैं उनके ऊपर ये इस तरीके से प्रेजेंट होता है कि अगर यहाँ पर कैपिटल टी है, यहाँ पर स्मॉल टी है, कैपिटल टी जो भी है, तो एक ही जीन की दो एलील्स उनके होमोलोगस क्रोमोसोम या समजात गुणसूत्र पर होती है। लेकिन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो रूल है वो डाईहाइब्रिड क्रॉस को लेकर के है। आपने इस तरीके के क्रॉस जो है वो पढ़े होंगे, ठीक है। इसका जब क्रॉस करवाया जाता है, इसका क्रॉस करवाया जाता है इसके साथ में, ठीक है। तो दिस इज कंडीशन एज ये, तो ये जो दो अलग अलग जीन्स है, ये दो अलग अलग जीन्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये दो अलग अलग जीन्स जो है ये प्रेजेंट होते हैं नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ऊपर।
या गैर समजात गुणसूत्र के ऊपर। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या स्वतंत्र अपव्यूहन हमेशा डाइहाइब्रिड क्रॉस की बात करता है, द्विसंकर संकरण की, और ये दोनों जीन्स एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस पर होते हैं और ये बेसिकली दो अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं, एक ही लिंकेज ग्रुप के मेंबर्स नहीं होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ओकेजनली अ जीन में एक्सप्रेस मोर देन वन फिनो इफेक्ट, कि एक जीन जो है एक से ज़्यादा इफेक्ट शो कर रहा है, यानी कि एक जीन एक से ज़्यादा फिनोटाइप को इफेक्ट कर रहा है। इस वीडियो में पहले भी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। डायरेक्टली ये किसकी डेफिनेशन है? प्लियोट्रॉपी की डेफिनेशन है। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। ये थी हमारी आज की वीडियो। ये वीडियो कैसी लगी? हमने हिंदी फॉन्ट्स दिए हैं, अगर उसमें कोई मिस्टेक्स हो, कोई गलतियाँ हो, तो आप इंग्लिश को फॉलो करें, ठीक है, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें।